अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज़ है। कहते हैं कि डॉक्टरों और इम्तिहानात का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। मुझसे अक्सर ये लोग सवालात करते हैं कि इम्तिहान की तैयारी किस तरह से की जाती है, कितना वक्त दरकार होता है और टाइम टेबल को बना के किस तरह से फॉलो किया जाए। मेरे नज़दीक एग्ज़ाम की तैयारी 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है: डिसिप्लिन, एफिशिएंट स्टडिंग और टाइम मैनेजमेंट। ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये बतौर ख़ास मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए है, लेकिन इसको मजमूई तौर पे आप दीगर इम्तिहानात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर इम्तिहान जो होते हैं उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो रिटन कंपोनेंट होता है और दूसरा ऑस्की, जिसको हम ओल्ड स्टाइल में वाइवा कहते थे, एक वो कंपोनेंट। सबसे पहले रिटन के ऊपर बात करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले तो चीज़ आपको ये करनी है कि एग्ज़ाम की जो वेबसाइट है या कॉलेज की जो वेबसाइट है आप उसके ऊपर जाइए और एग्ज़ाम का मुकम्मल सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपको वो तमाम टॉपिक्स का और तमाम टॉपिक्स की सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा हो जाएगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टेप 2, लेटेस्ट जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है उसको आप डाउनलोड कर लें। उससे आपको पता चलेगा कि सवालात को किस तरह से पूछा जाता है और फ़ी सवाल कितने नंबर एलोकेट किए जाते हैं और उन नंबरों के लिहाज से आपने उनको कितना टाइम एलोकेट करना है। स्टेप 3, अब आपने ये सोचना है कि इस रिटन एग्ज़ाम के लिए मुझे कितना वक्त वक्फ करना है। अब इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज होती हैं। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, अगर आपकी फैमिली कमिटमेंट्स हैं, कुछ इम्तिहानात ऐसे होते हैं जो कि फ़िक्स्ड होते हैं, ख़ास तौर पे अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम एमबीबीएस के, उनकी फ़िक्स डेट्स होती हैं पूरे साल में। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम साल में 2 या 3 मरतबा होते हैं और उनको आप अपनी प्रिपरेशन के लिहाज से वेरी कर सकते हैं कि यार मैंने इस साल ये एग्ज़ाम नहीं करना, मैं अगले साल कर लूँगा। लेकिन अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम में ये लग्जरी आपके पास नहीं होती। मजमूई तौर पे मैं ये बोलूँगा कि 9 महीने दरकार होते हैं एक फेलोशिप के रिटन कंपोनेंट को तैयार करने के लिए। 10 हफ्ते आप तमाम मेजर टॉपिक जो हैं जिनमें से ज़्यादा सवालात आते हैं आप उनके लिए वक्फ कर दें और इस 10 हफ्तों में से 3 हफ्ते आप उन मेजर टॉपिक्स के रिवीजन के लिए रखें। इसी तरह 4 हफ्ते आप माइनर टॉपिक्स के लिए रखें और 2 हफ्ते फिर उसके रिवीजन के लिए वक्फ कर दें। इस तरह आपके मेजर टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और माइनर टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। स्टेज 2, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। अब आपने मेजर और माइनर टॉपिक्स की तैयारी कर ली है, उनका रिवीजन भी कर लिया है, आपके पास एक बेस लेवल नॉलेज भी थी। आप सारे के सारे एग्जाम पेपर्स को डाउनलोड कीजिए और उनको हल करने की कोशिश कीजिए बेस्ड ऑन योर ओल्ड नॉलेज एंड न्यूली अक्वायर्ड नॉलेज। स्टेज 2 के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिफिशिएंसीज क्या थी उन मेजर एरियाज में और माइनर एरियाज में। असल मकसद इस स्टेज 3 में ये है कि आपके वो जो वीक टॉपिक्स थे आप उनको री कर रहे हैं क्वेश्चंस की मदद से। इसको मैं एक एक्टिव लर्निंग बोलता हूँ कि आप अपने ब्लाइंडली स्टडी नहीं कर रहे कि बस रीडिंग हो रही है सुबह से शाम तक और जो याद रहा सो रहा, जो नहीं याद रहा वो एवेपोरेट हो गया, बल्कि आप उस लर्निंग्स को क्वेश्चंस करके रीइंफोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात और याद रहे, जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें कोशिश करें कि प्रिपरेशन फेज में आप अपना आंसर जो वक्त है उससे 1 मिनट पहले ख़त्म कर लें, ताकि आपके माइंड के अंदर ये ट्रेनिंग आए और आपका माइंड ये ट्रेन हो कि आप रैपिडली रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगा फाइनल एग्जाम में। स्टेज 4, इसको मैं एग्ज़ाम रिहर्सल्स भी बोलता हूँ और उसमें क्या होगा कि आप कंप्लीट एमसीक्यू पेपर करें अकॉर्डिंग टू टाइम। उसके बाद वक्फा लेकर, जितना कि इम्तिहान में वक्फा मिलता है, आप कंप्लीट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कंपोनेंट करें अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम टाइम अंडर एग्ज़ाम कंडीशन। ये आपकी एक रिहर्सल फेस है जिसमें अब आपको बल्क में क्वेश्चंस करने का और रिस्पॉन्ड करने का मौका मिल रहा है और अपने आप को आप ट्रेन कर रहे हैं। एफिशिएंट स्टडिंग मुख्तलिफ, जैसे कि मैंने कहा, मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ माने रखती है। कुछ लोग रीडर्स होते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं और उस तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है।
कुछ लोग सिर्फ एग्ज़ाम क्वेश्चंस के पेपर करते हैं और उसके गिर्द जो है वो पढ़ाई करके अपने आप की नॉलेज इम्प्रूव करते हैं। मेरा सिस्टम जो रहा है वो हमेशा से एक हाइब्रिड सिस्टम रहा है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप एग्ज़ाम का क्वेश्चन पढ़ें। एग्ज़ाम का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसको डाइसेक्ट करें कि वो आपसे क्या पूछ रहा है उस क्वेश्चन में, और फिर उस क्वेश्चन को आप ब्लैंक माइंड से अटेम्प्ट करें, जो आपकी बेस लेवल नॉलेज है। जब वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी मेमोरी में कहाँ कहाँ गैप्स हैं। जब वो गैप्स आपको पता चल जाए तो फिर आप उन गैप्स के अराउंड स्टडी करें और रीइंफोर्स करें अपनी मेमोरी और अपनी नॉलेज गैप्स को। अच्छा, एमसीक्यू को हल करने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट कहता हूँ कि मेक एमसीक्यूज योर वर्कबुक। अगेन द सेम मेथड, पहले आप एमसीक्यू को अपनी बेस लेवल नॉलेज से करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता, जब आप उसका आपको नहीं आता तो आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जब किताब खोलेंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन, जो सवाल नहीं आता था उसकी एक्सप्लेनेशन आप उसके साथ लिख लीजिए। इस तरह वो एमसीक्यू फोल्डर जो है वो आपका एक वर्क बुक बन जाएगा। और जब आपके 5000 या 10,000 एमसीक्यूज कंप्लीट होंगे तो आपके पास एक मुकम्मल फाइल होगी एमसीक्यूज की, सॉल्व विद एक्सप्लेनेशन। तो आपको दोबारा जाकर के किताब नहीं खोलनी पड़ेगी। वो कौन सी जगह है जहाँ पे बेहतरीन स्टडी की जा सकती है, या कौन सा वक्त है जहाँ के बेहतरीन स्टडी करनी चाहिए। अब ये भी काफ़ी पर्सनल सवाल है। कुछ लोग जो हैं वो घर में स्टडी करना पसंद करते हैं, कुछ लोग लाइब्रेरी जाके, कुछ लोग जो हैं वो रात को स्टडी करना चाहते हैं, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग। मेरा ये रूटीन था कि मैं सुबह 4 बजे उठा करता था और एग्ज़ाम पेपर किया करता था। एक ख़ास टाइम होता था कि 4 से 7 के दौरान मुझे ये एग्ज़ाम पेपर कर लेना है, और ना सिर्फ कर लेना है बल्कि उसकी एक्सप्लेनेशंस या जो मेरी नॉलेज गैप्स थे उसको भी आइडेंटिफाई करके मेरा वो कंपोनेंट ऑफ एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाना। मेरा ये मशवरा होगा कि आप पब्लिक लाइब्रेरी जाएं। पब्लिक लाइब्रेरी जा कर के आप 6 घंटे मुतवातर वहाँ पे लगाएं। कुछ लोग जो उमूमन गलती करते हैं वो ये करते हैं कि लाइब्रेरी में वो एक अनलिमिटेड टाइम के लिए बैठते हैं। 10 बजे पहुँचेंगे, फिर 11, 12, 1, 2, 3, 4, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के वो घर पहुँचेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंस है। आज जब भी लाइब्रेरी जाएं अपने साथ टाइमर लेके जाएं कि मैं 2 घंटे के ब्लॉक्स में पढ़ाई करूंगा और हर 2 घंटे में सिर्फ 15 मिनट की ब्रेक लूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। एक लाइब्रेरी का कानून और भी है, कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी ना जाएं। उन दोस्तों के साथ तो आप जा सकते हैं कि जो कि अपनी पढ़ाई करें, लेकिन दोस्तों के साथ लाइब्रेरी या पढ़ाई का कोई भी ताल्लुक़ रखना आपके लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। आप फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेंगे, किसी का मोबाइल फ़ोन आ जाएगा, किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाएगी, वक्त आपका ज़ाया होगा। याद रहे, लाइब्रेरी जाना आपका काम है, आप फुल टाइम वर्क के तौर पे पढ़ाई कर रहे हैं। लाइब्रेरी का एक डिसिप्लिन होता है और वो डिसिप्लिन यही है कि आप अपनी पढ़ाई अनइंटरप्टेड फ्लो में कीजिए। ग्रुप स्टडी या सिंगल स्टडी, मेरा अपना पर्सनल ये ख्याल है कि रिटन कंपोनेंट ऑफ एग्ज़ाम के लिए आप ग्रुप स्टडी ना कीजिए। ग्रुप स्टडी में टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है और प्रोडक्टिविटी कम आती है। आप चाहें भी तो मुस्तकिल तौर पे अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के अंदर आपकी बातें बढ़ जाएंगी, जिससे फिर आपका टाइम ज़ाया होगा। हाँ, अलबत्ता आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हों तो अपनी पढ़ाई ब्लॉक्स में करें कि आज एक हफ़्ता मेरी अपनी पढ़ाई है, इस एक हफ़्ते के दौरान मुझे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या एब्डोमिनल सिस्टम ख़त्म कर लेना है। एक हफ़्ते के बाद मेरे अपने दोस्त के साथ मीटिंग है जिसमें हम अपने आप को क्विज़ करेंगे और अपने आप को टेस्ट करेंगे। वो वाइवा की सूरत में हो सकता है, वो चंद क्वेश्चंस की सूरत में हो सकता है, लेकिन उसमें भी आप याद रखें कंप्लेसेंट ना हो। सिर्फ 2 घंटे का सेशन रखें अपने दोस्तों के साथ, स्काइप पे, कॉल पे या पर्सनली स्पीकिंग उनके साथ मिलके, कि भाई 2 घंटे हम एक ग्रुप सेशन करेंगे। ये ग्रुप सेशन बड़ा प्रोडक्टिव हो सकता है। ना सिर्फ ये कि आपको अपने नॉलेज गैप्स का पता चलता है, बल्कि आपको ये अंदाज़ा भी होता है कि आपके दोस्त मुख्तलिफ सोर्सेज से किस तरह से अपनी नॉलेज इंप्रूव कर रहे हैं, और आपको कम टाइम में उनकी नॉलेज से भी मुस्तफ़ीद होने का फ़ायदा मिलता है, जो कि वो डिफरेंट सोर्सेज से लर्न करके आ रहे हों। अच्छा, एक बात मैं और कहूँ, जब भी आप अपनी स्टडी कर रहे हों रिटन्स के लिए,
तो जो भी आप नई नॉलेज एक्वायर कर रहे हो जो कि आपके नॉलेज बैंक का हिस्सा नहीं है, उसको आप छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स पे लिख लीजिए और उनको लेबल कर दीजिए। ये फ्लैश कार्ड्स छोटे छोटे से कार्ड्स होते हैं को जब आपको किसी टॉपिक को दोहराना होता है तो आप फ्लैश कार्ड को निकाल के दोहरा सकते हैं, बनिस्बत उसके कि आप किताब को वापस खोलें, या कभी आपने कोई चीज़ अगर किसी कॉपी में लिखी है तो उस कॉपी को तलाश करना मुश्किल हो जाता है। फ्लैश कार्ड्स बजाते खुद एक बॉक्स में रखें और फिर अगर वो लेबल्ड हो तो आपको अपनी वही नॉलेज को रैपिडली एक्सेस करना बहुत ईजी होगा। उसकी प्रिपरेशन के अंदर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज द रियल की। और यहाँ पे एक बात मैं आपको, कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी होती हैं कि ऑस की प्रैक्टिस घर से बाहर की जाती है। आप बहुत सारे मरीज़ देखें अपने काम पे, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ देखें अपने काम पे, उन मरीज़ों को एग्ज़ामिन करें अंडर एग्ज़ाम कंडीशंस, उनसे बातचीत करें उनके मैनेजमेंट प्लान्स, उनकी इन्वेस्टिगेशंस के मुतालिक अंडर एग्ज़ाम कंडीशंस, और उनको एक्सप्लेनेशंस दें, उनके फैमिली को एक्सप्लेनेशन दें, उनके फैमिली के क्वेश्चंस को एंटरटेन करें एग्जैक्टली एज इफ़ यू आर डूइंग एन एग्ज़ाम। इस तरह से आपकी वो जो हिचकिचाहट होती है किसी नए एग्जामिनर के सामने या किसी एक्टर के सामने, वो पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने से बिल्कुल निकल जाएगी। एक बात याद रहे, अगर आपको फीडबैक फुल ऑफ प्रेज मिल रहा है कि नाउ यू आर ऑल राइट, यू आर गोइंग टू डू एक्सेप्शनली वेल, यू डोंट नीड टू चेंज अ थिंग, तो आप फौरी तौर पे अलर्ट हो जाएं। ये फीडबैक रियल फीडबैक नहीं है। फीडबैक वो अच्छा होता है जो कि आपकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करे, आपकी लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करे, जो कि हर एग्ज़ाम कैंडिडेट में होती हैं। जो आपको 100% फीडबैक दे रहा है वो आपका सही दोस्त या आपका टीचर नहीं हो सकता। आपका टीचर या सही दोस्त आपको हमेशा इम्प्रूव करने के लिए एक एक्सेप्शनल फीडबैक देगा जिसमें आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए स्पेसिफिक मेजर्स होंगे। तो हमेशा उस फीडबैक को वैल्यू करें जिसमें आपकी क्रिटिसिज्म हो। ऑस्की एग्ज़ाम के दौरान पैसिव मेमोरी इज़ वेरी गुड। आप अपने काम पे ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, अपने जहन में वो टॉपिक सोचें जो कि आपने आज काम पे देखे। आपने किसी मरीज़ के साथ कंसेंट की बात, बैड सिचुएशन को हैंडल किया, या आपने मरीज़ का मैनेजमेंट प्लान डिस्कस किया। ड्राइविंग करते वक्त आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा आप वो टॉपिक्स अपने माइंड में रिवाइज कर लें। इस तरह वो तमाम के तमाम प्रैक्टिकल स्किल्स जो थी वो आपके माइंड में रीइंफोर्स हो जाएंगी। लास्ट वीक ऑफ द एग्ज़ाम, आखिरी हफ्ता इम्तिहान का, आपको क्या करना चाहिए? यू शुड बी ऑफ वर्क। आप काम से छुट्टी ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को रिलैक्स करें। अगर आपको अपनी पीक परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखनी है तो कोशिश करें कि आप कम से कम दिन में 8 घंटा सोएं। याद रहे कि इस आखिरी हफ्ते में आप कोई नई चीज़ सीखने की या याद करने की कोशिश ना करें। कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि आपको कुछ याद नहीं है। ये अक्सर एक अच्छी चीज़ की निशानदेही करता है। इसका मतलब ये है कि आपको याद तो बहुत कुछ है लेकिन नॉलेज अभी सही तरह से चैनल नहीं हो पा रही है, और इस एक हफ्ते में आपको उसी नॉलेज को चैनल आउट करने के बारे में सोचना है। और इस चैनलिंग आउट ऑफ इंफॉर्मेशन का बेहतरीन तरीका ये है कि स्टडी के दौरान जो आपने फ्लैश कार्ड्स बनाए थे आप उनको गो थ्रू करते रहें। 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर आप 20 से 25 टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर अगले दिन एक दिन छोड़ के पूरा एग्ज़ाम पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो कम से कम एक हफ्ते में 3 मरतबा पूरा MCQ, SAQ अंडर एग्ज़ाम कंडीशंस करने की कोशिश करें। अब आखिरी दिन है एग्ज़ाम का, सुबह जल्दी उठिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, बाहर चहलकदमी के लिए चले जाइए, या फिर कुछ घर में बैठे बैठे ही स्ट्रेचेस कर लीजिए। अपने तमाम एग्ज़ाम्स के जो डॉक्यूमेंट हैं, आईडी है, एग्ज़ाम का इनविटेशन लेटर है, उसको एक जगह संभाल के एक फ़ोल्डर में रख के बैग में रख लीजिए। अच्छा, इस बात में ख़्याल रखिएगा कि एग्ज़ाम के क्लोथ्स में एक एक्स्ट्रा लेयर ज़रूर रखें, स्वेटर रख लें। अक्सर एग्ज़ाम वेन्यूज़ जो होते हैं या एग्ज़ामिनेशन हॉल जो होते हैं उनमें एयर कंडीशनिंग होती है, और चूँकि आप मूवमेंट नहीं कर रहे तो आपको सर्दी लगती है, तो कोशिश करें अपने साथ एक जैकेट रखें ताकि आपको सर्दी ना लगे।
अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो टैक्सी को पहले बुक कर लीजिए। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो ट्रेन का टाइम टेबल देख लीजिए। ड्राइव करके जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पार्किंग अपनी पहले वहाँ पे देख लें और कहाँ पे जाना है। अगर आप किसी दूर दराज इलाके से आ रहे हैं तो कोशिश करें कि एग्ज़ाम वेन्यू 1 घंटा पहले पहुँच जाएँ, और 1 घंटा पहले पहुँच के एग्ज़ाम वेन्यू पे ही ना बैठे रहें, बल्कि उससे दूर चले जाइए। दूर से मुराद उसके आसपास कहीं और चले जाइए, ताकि आप वो तमाम नेगेटिव थॉट्स जो आपके इम्तिहान के मुतालिक आ रही होती हैं आपके दिमाग में मुख्तलिफ़ लोगों को सुन के, आप उनसे दूर रहें। और फिर एग्ज़ाम से ठीक 15 मिनट पहले अपने रिपोर्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाए। इट्स वेरी अननेचुरल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आखिरी दिन बिल्कुल पढ़ाई करें नहीं। आप अपने आप को ज़रा सा वार्म अप रखने के लिए अपने फ्लैश कार्ड्स को गो थ्रू कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप अपनी मेमोरी के अंदर, जिसमें हम कहता हूँ कि पैसिव रिविजन, आप वो कर सकते हैं। 10 टॉपिक को एक सामने लिख लीजिए पीस ऑफ पेपर पे, और अपने माइंड में उन 10 टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए। रात को जल्दी सोइए और सुबह उठने के लिए कम से कम 2 अलार्म लगाइए, और कोशिश ये करें कि रात को सोने से पहले हैवी डिनर ना लें। सुबह सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें अगर आपका ये कायदा है, और फिर चहलकदमी करें या स्ट्रेचेस करें। अपने लिए कॉफ़ी का कप बनाइए या चाय पीजिए, और अच्छा सा नाश्ता करें जो कि आपको फुल रखे दौरानिए एग्ज़ाम। अपनी तमाम आईडी और एग्ज़ाम इनविटेशन पेपर्स को चेक कर लें कि आपके बैग में मौजूद हैं। अगर आप रीडिंग ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि रीडिंग ग्लासेस आपके बैग में हों, बल्कि एक स्पेयर भी मौजूद हो। हर रोज़ पढ़ाई कीजिए, एक्टिवली या पैसिवली। एक्सीलेंट कैटलॉगिंग और मेंटेनेंस। टॉपिक वाइज अपने फ्लैश कार्ड्स को ऑर्गेनाइज कर लें, ताकि आपको अगर रैपिडली किसी नॉलेज की ज़रूरत होती है तो आप फौरी तौर पे उसको फाइंड आउट कर सकें। 8 आवर्स की स्लीप लें, यानी कि 8 घंटा सोएं। रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, भले वो 15 से 20 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो, ज़रूर घर से बाहर निकल के वॉक कीजिए। अपना मोबाइल जब भी आप लाइब्रेरी जाएं तो लॉकर रूम में रख के जाएं, या लॉक में रख के जाएं बैग के अंदर, ताकि वो 2 घंटे का जो स्टडी ब्लॉक है उसमें आपको इंटरप्शन ना हो किसी मैसेज से, किसी कॉल से। ब्लाइंडली किताबों को हरफ़े अव्वल से हरफ़े आखिर तक ना पढ़ें, बल्कि एग्ज़ाम क्वेश्चंस करें, नॉलेज गैप्स आइडेंटिफाई करें और उसके गिर्द अपनी पढ़ाई करें। और ये मानिए मेरी बात, ये बहुत मुश्किल मरहला होता है इस तरह से पढ़ना। जो आपका लेजर का दिन है, जो आपका टाइम ऑफ है, उस दिन आप कोशिश करें कि आप ऑफ रहें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने और जो आपकी हॉबीज़ हैं उनको आप एंटरटेन करें। इस तरह के लेजर और ऑफ डे से जो अगला हफ्ता पढ़ाई का, उसमें आप मज़ीद एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, मज़ीद रिफ़्रेश्ड फ़ील करेंगे फॉर मोर स्टडी। आप अपनी स्टडी अपने टाइम टेबल के लिहाज से कीजिए, और अगर अपने दोस्तों के साथ आपको स्टडी करनी है तो हफ्ते में 1 दिन उसके लिए मुख्तस कर लें कि हम उस 1 दिन में 2 घंटे साथ बैठेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम, और उस 2 घंटे में हम एक टॉपिक के तमाम मेन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस करें। अच्छा, दोस्तों से एग्ज़ाम के मुताल्लिक़ लंबी लंबी बातें करने का किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभार दोस्त होते हैं डराते हैं, इम्तिहान में वो पूछ लिया, इम्तिहान में ये पूछ लिया, ये तो कभी आया नहीं उसको पूछ लिया। इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपके पास स्ट्रेटजी है, आप सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, आप एक्टिवली और पैसिवली इंगेज रखे हुए हैं अपने आप को स्टडी पैटर्न में, दैट इज़ ऑल व्हाट्स रिक्वायर्ड। डोंट एंगेज इन नेगेटिव कॉनोटेशंस, डोंट एंगेज इन नेगेटिव स्टडी थॉट्स। हर एक का अपना एक स्टाइल होता है पढ़ने का, अपनी एक प्रोडक्टिविटी होती है। आप मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी और स्टाइल्स के मुतालिक बताइए, कमेंट करिए, ताकि फिर मैं उससे मज़ीद लोगों को आगाह कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।